से पीछे आप एक बिल्डिंग देख रहे हो, उसका एक स्ट्रक्चर है, यानी उसके अंदर कुछ कंपोनेंट्स लगाए गए होंगे जिसकी वजह से वो बिल्डिंग बनी है। और उसका एक फंक्शन भी है कि उसमें लोग रहते हैं, उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई है, पानी की सप्लाई है। एक इकोसिस्टम का भी अपना एक स्ट्रक्चर और फंक्शन होता है, और उसी के आधार पर वो इकोसिस्टम कितना स्टेबल है या अनस्टेबल है उसको हम देख सकते हैं। एक ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट और एक डेज़र्ट के बीच में आप देखोगे कि बहुत सारे अंतर नज़र आते हैं। एक ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट का बिल्कुल अलग सा ही स्ट्रक्चर नज़र आता है और एक डेज़र्ट बिल्कुल अलग स्ट्रक्चर में नज़र आता है, जबकि दोनों के दोनों एक इकोसिस्टम है। इकोसिस्टम का स्ट्रक्चर और फंक्शन क्या होता है, तो सबसे पहले शुरू करते हैं स्ट्रक्चर। किसी भी इकोसिस्टम का जो स्ट्रक्चर है वो उसके फिजिकल ऑर्गेनाइजेशन को बताता है। किसके? जो उसमें बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स पाए जा रहे हैं, उनका फिजिकल ऑर्गेनाइजेशन कैसा है उस पर्टिकुलर इकोसिस्टम में। और इसके साथ ही जो मेजर स्ट्रक्चरल फीचर्स हैं उस इकोसिस्टम के, वो होते हैं उसका स्पीशीज़ कंपोजिशन, वहाँ पर जो स्ट्रैटिफिकेशन है वो, ट्रॉफिक ऑर्गेनाइजेशन और न्यूट्रिएंट्स। ये 4 मेजर फीचर्स हैं। इनको हम एक एक करके समझते हैं। सबसे पहला है स्पीशीज़ कंपोजिशन। अगर आप एक फॉरेस्ट को देखें तो आप पाएंगे कि वहाँ पर ढेर सारी स्पीशीज़ पाई जाती हैं, प्लांट्स की भी और एनिमल्स की भी। वहीं आप कंपेयर करें उसे किसी डेजर्ट इकोसिस्टम से तो आपको दिखेगा कि वहाँ पर नंबर ऑफ स्पीशीज़ काफ़ी कम है। तो किसी एक पर्टिकुलर इकोसिस्टम का डिफरेंट टाइप ऑफ स्पीशीज़ कंपोजिशन होता है। तो ये जो ग्रेट वैरायटी ऑफ स्पीशीज़ नज़र आती है हमें फॉरेस्ट में, उसका कारण है वहाँ की जो क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं, वहाँ का जो प्रेसिपिटेशन है यानी बारिश वो ज़्यादा है। वहीं बहुत कम नज़र आता है डेजर्ट में, तो उसका कारण होता है कि डेजर्ट में बारिश कम है, न्यूट्रिएंट्स की अवेलेबिलिटी कम है और इसलिए ज़्यादा स्पीशीज़ सर्वाइव नहीं कर पाते वहाँ पे। दूसरा है स्ट्रैटिफिकेशन। देखो, हर एक इकोसिस्टम में लेयर्स पाई जाती हैं, वर्टिकल स्ट्रैटिफिकेशन या लेयर जिनको हम स्ट्रेटा कहते हैं, और उसमें अलग अलग लेयर पर अलग अलग किस्म के पॉपुलेशंस रहते हैं, डिफरेंट स्पीशीज़ रहते हैं। कुछ इकोसिस्टम में जैसे कि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, आप देखोगे कि क्राउन ऑफ ट्रीज़ पाए जा रहे हैं, फिर उसके बाद बुशेस हैं, फिर ग्राउंड वेजिटेशन है, तो डिफरेंट स्ट्रेटा मौजूद होता है, यानी कि डिफरेंट स्ट्रेटा में डिफरेंट स्पीशीज़ पाए जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर आप देखो किसी डेजर्ट में, तो आप देखोगे कि ज़्यादातर जो हर्ब हैं या जिनको हम कहेंगे डिसकंटिन्यूड हर्ब है, या बहुत थोड़े संख्या में पैचेस ऑफ सॉइल पर कहीं कहीं पर ट्रीज़ पाए जाते हैं, छोटे मोटे श्रब्स टाइप के। तो ये स्ट्रैटिफिकेशन कम देखने को मिलता है किसी भी डेजर्ट में। तीसरा है ट्रॉफिक ऑर्गेनाइजेशन। इसमें क्या होता है, ये फूड रिलेशनशिप्स को बताता है। इसमें प्रोड्यूसर्स हैं, कंज्यूमर्स होते हैं, तो प्रोड्यूसर्स से फूड बनता है, वो कंज्यूमर्स में जाता है, और ये एक तरीका है किसी भी इकोसिस्टम के स्ट्रक्चर को बताने का। ट्रॉफिक का मतलब होता है फूड, TROPH, ट्रॉफ का मतलब फूड रिलेटेड होता है, और ये बताता है कि किसी इकोसिस्टम में कितने ट्रॉफिक लेवल्स हैं, वो उस इकोसिस्टम के स्ट्रक्चर को भी डिफाइन करता है। जैसे मान लो किसी इकोसिस्टम में प्रोड्यूसर्स यानी ऑटोट्रॉफ्स हैं। प्रोड्यूसर्स वो हैं जो अपना भोजन खुद बनाते हैं, यानी फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। मोस्टली ग्रीन प्लांट्स को हम इस कैटेगरी में रखते हैं, तो उसे बोलेंगे हम फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल या T1। उसके बाद आता है हर्बीवोर्स, वो होंगे T2 या सेकेंड ट्रॉफिक लेवल। फिर इसके बाद आएंगे कार्निवोर्स, वो होंगे T3 यानी थर्ड ट्रॉफिक लेवल। दोस्तों, जो फूड, जो भोजन आपकी थाली में है वो कहाँ से आता है? आप बोलोगे किसानों से आता है। वो किसान उस फूड को कहाँ से ला रहे हैं? तो आप कहोगे खेतों से ला रहे हैं। खेतों में क्या हो रहा है? वहाँ खेती हो रही है, ऑब्वियस सी बात है, इसमें कौन सी बड़ी बात। तो खेती में एक्चुअली क्या होता है, प्लांट्स सनलाइट के प्रेजेंस में एक प्रोसेस करते हैं जिसको कहा जाता है फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस की मदद से ही जो सोलर एनर्जी है, जो अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी भी हम कहते हैं अर्थ के ऊपर, वो पहली बार लिविंग सिस्टम में प्रवेश करती है बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। कौन कर रहा है? ये कर रहे हैं ग्रीन प्लांट्स, जिनके अंदर पाया जाता है एक पिगमेंट क्लोरोफिल, और क्लोरोफिल पिगमेंट वाले ये ग्रीन प्लांट्स प्रोड्यूस करते हैं फूड को, और इसीलिए इनको कहा जाता है प्रोड्यूसर्स।
और दूसरे भाषा में, दूसरे शब्दों में ऑटोट्रॉफ्स, यानी जो अपना भोजन खुद बना सके। अब अगर आपको अपना भोजन बनाना हो तो आप क्या करेंगे? किचन में जाएंगे और भोजन बनाएंगे, ठीक है। वो भोजन बनाना अलग चीज़ हो गई, लेकिन प्लांट्स को किचन में नहीं जाना पड़ता। सोलर एनर्जी को लेकर के वो अपना भोजन खुद बना लेते हैं केमिकल प्रोसेस की मदद से। अब आप बोलोगे कि क्या हम भी ऐसा कर सकते हैं? क्यों ना हम भी बाहर जादू की तरह खड़े हो जाएं और बोलें धूप। क्या होगा? कुछ नहीं, थोड़ा विटामिन डी शायद मिल जाए, वो भी ट्रॉपिकल कंट्रीज में थोड़ा मुश्किल है, लेकिन फूड नहीं बना पाओगे। फूड के लिए आपको किचन में ही जाना पड़ेगा, उन प्लांट्स के ऊपर ही डिपेंडेंट रहना पड़ेगा, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। और जब मैं कह रहा हूँ डायरेक्टली, तो इसका मतलब अगर आप शाकाहारी हैं, वेजिटेरियन हैं, तो आप प्राइमरी कंज्यूमर होंगे, तब आप सीधे सीधे प्लांट्स के ऊपर डिपेंडेंट है अपने फूड के लिए। और अगर आप मांसाहारी हैं या फिर आप डेयरी प्रोडक्ट का भी यूज़ करते हैं, तो आप एक सेकेंडरी कंज्यूमर हैं। कंज्यूमर मतलब आप कंज्यूम कर रहे हैं, आप प्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं। हालांकि मैं दूसरा शब्द भी बताऊंगा आपको, लेकिन प्रोड्यूसर्स यानी कि प्लांट्स, प्राइमरी कंज्यूमर्स यानी कि हर्बीवोर्स जो सीधे सीधे प्लांट्स पे डिपेंडेंट हैं, और सेकेंडरी कंज्यूमर्स यानी कि कार्निवोर्स जो कि एनिमल्स के ऊपर डिपेंडेंट हैं अपने फूड के लिए। फिर आते हैं टॉप कार्निवोर्स जो इन कार्निवोर्स को भी खा जाएंगे, वो होंगे टर्शरी कंज्यूमर। और ये प्रोड्यूसर, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर और टर्शरी कंज्यूमर बनाते हैं ट्रॉफिक लेवल्स T1, T2, T3 एंड T4। आप देखते होंगे कि किसी भी इकोसिस्टम के अंदर 4 या 5 ट्रॉफिक लेवल ही पाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि जो भी फूड अवेलेबल है किसी एक ट्रॉफिक लेवल के ऊपर, वो सब का सब नहीं खाया जा सकता किसी भी एनिमल के द्वारा। तो उस पर्टिकुलर ट्रॉफिक लेवल पर बहुत सारा फूड एनर्जी जो होता है वो लॉस्ट हो जाता है, वेस्ट हो जाता है। ठीक इसी तरीके से कई बार ऐसा भी होता है कि जो बहुत सारा फूड खाया जा रहा है एनिमल्स के द्वारा, उसका बहुत बड़ा हिस्सा वेस्ट के तौर पर, एक्सक्रीटा के तौर पर बाहर निकाल दिया जाता है, या फिर एनर्जी जो मेटाबॉलिज्म में यूज़ हो रही है उसके तौर पर लॉस हो जाता है। तीसरा जो तरीका है वो होता है कि रेस्पिरेशन जब आप कर रहे हैं, या कोई भी एनिमल करता है रेस्पिरेशन, प्लांट्स भी करते हैं, तो रेस्पिरेटरी लॉसेस भी होते हैं। तो उस वजह से भी किसी एक पर्टिकुलर ट्रॉफिक लेवल के ऊपर जितना भी रेस्पिरेशन हो रहा है उसकी वजह से एनर्जी का लॉस होगा। स्ट्रक्चर को हम डिस्क्राइब कर सकते हैं अमाउंट ऑफ लिविंग मटेरियल जो प्रेजेंट होता है डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल्स के ऊपर, उसके आधार पर भी। देखो, जो मात्रा लिविंग मटेरियल की मौजूद है किसी ट्रॉफिक लेवल में या डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल्स में, वो किसी एक पर्टिकुलर टाइम पर अगर हम देखें तो उसे हम कहते हैं स्टैंडिंग क्रॉप, और इसे हम एक्सप्रेस करते हैं नंबर या बायोमास में, यानी कि नंबर या बायोमास ऑफ ऑर्गेनिज्म पर यूनिट एरिया। तो ये जो बायोमास है इस पर्टिकुलर स्पीशीज़ का, उसको हम या तो फ्रेश या तो ड्राई, फ्रेश वेट या ड्राई वेट के आधार पर बता सकते हैं। लेकिन जनरली इसे हम ड्राई वेट के आधार पर बताते हैं, क्योंकि वेजिटेशन में या फिर किसी भी और जिसमें भी हम ये ड्राई वेट या फ्रेश वेट देख रहे हैं, उसमें सीजनल मॉइस्चर आदि का जो वेरिएशन है उसको अवॉइड किया जा सकता है जब हम उसे ड्राई वेट में देखें। इकोसिस्टम का जो फोर्थ स्ट्रक्चरल कंपोनेंट है वो है न्यूट्रिएंट्स। किसी भी इकोसिस्टम के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो बहुत ज़रूरी हैं, नेसेसरी हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स के ग्रोथ के लिए। ये न्यूट्रिएंट्स उन ऑर्गेनिजम्स के अंदर एक्यूमुलेट होते हैं इन द फॉर्म ऑफ बायोमास, और साथ साथ ये मौजूद भी रहते हैं सॉइल के अंदर एबायोटिक कंपोनेंट्स के फॉर्म में। तो अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स जैसे कि नाइट्रोजन, फास्फोरस, कैल्शियम जो प्रेजेंट है किसी सॉइल के अंदर एक पर्टिकुलर गिवन टाइम में, उसे हम स्टैंडिंग स्टेट कहते हैं। जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनके स्टैंडिंग स्टेट डिफरेंट होंगे डिफरेंट जो इकोसिस्टम्स हैं उसके अंदर। और यही नहीं, किसी एक पर्टिकुलर इकोसिस्टम में भी डिफरेंट टाइम्स पर ये स्टैंडिंग स्टेट बदल जाता है। तो ये तो हुई बात स्ट्रक्चर की। अब हम बात करते हैं इकोसिस्टम के फंक्शंस की। इकोसिस्टम में कुछ फंक्शनल एट्रीब्यूट्स भी हैं जो क्या करता है,
जो कंपोनेंट हैं या पार्ट्स हैं उनको चलाए रखता है, चलने देता है। कोई गाड़ी है, उसके अंदर डिफरेंट पार्ट्स हैं, वो जुड़े हुए हैं, तभी वो गाड़ी चल सकती है। इसी तरह से इकोसिस्टम को अगर एक गाड़ी मानो तो डिफरेंट पार्ट्स जब एक साथ जुड़े होंगे तभी वो परसिस्ट कर पाएंगे, चल पाएंगे।